नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसने इतिहास की धारा को ही पलट कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की, जिन्हें पूरी दुनिया अकबर महान के नाम से जानती है। जरा सोचिए, एक ऐसा शासक जो कभी पढ़ लिख नहीं सका, लेकिन उसकी दूरदर्शिता इतनी कमाल की थी कि उसने एक टूटे और बिखरे हुए सिंहासन को संभाला और 16वीं सदी के भारत को एक धागे में पिरो दिया। तो आइए, बिना किसी देरी के इतिहास के इस बेहद दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी इस चर्चा के मुख्य पड़ाव होंगे बाल सम्राट का उदय, मुगल साम्राज्य का धुआंधार विस्तार, उनके किए गए प्रशासनिक और आर्थिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता और संस्कृति का वो शानदार दौर, और अंत में उनके जीवन के आखिरी साल और उनकी छोड़ी गई एक ऐसी विरासत जो आज भी याद की जाती है। अब इतिहास में कुछ नंबर बहुत खास होते हैं, जैसे 13। जरा कल्पना कीजिए, जिस उम्र में बच्चे खेल कूद और अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं, महज 13 साल की उस कच्ची उम्र में अकबर के कंधों पर एक विशाल लेकिन बेहद डगमगाते हुए साम्राज्य का इतना भारी बोझ आ गया था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये बच्चा आगे चलकर क्या करने वाला है। भाग 1, बाल सम्राट का उदय और निर्वासन की उस मुश्किल शुरुआत से पार पाना। अकबर की कहानी बहुत ही नाटकीय तरीके से शुरू होती है। साल 1542, सिंध का उमरकोट। उनके पिता हुमायूं अपना साम्राज्य खो चुके थे और जान बचाने के लिए भटक रहे थे। ऐसे में माता हमीदा बानो बेगम ने अकबर को जन्म दिया और उन्हें पनाह मिली एक हिंदू राजा राणा प्रसाद के यहाँ। काबुल में पलते बढ़ते अकबर ने बहुत जल्दी घुड़सवारी, तीरंदाजी और युद्ध कला में तो एकदम महारत हासिल कर ली, लेकिन उन्हें कभी औपचारिक शिक्षा नसीब नहीं हुई। कुछ इतिहासकारों का तो ये भी मानना है कि शायद उन्हें डिस्लेक्सिया था। पर सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? अक्षर ज्ञान ना होने के बावजूद उन्होंने दूसरों को सुनकर सीखने की एक गजब की क्षमता विकसित कर ली थी। मतलब एक तरफ वो शारीरिक रूप से बेहद ताकतवर थे और दूसरी तरफ सुनकर ज्ञान बटोरने में उनका कोई सानी नहीं था। चीजें तब तेजी से बदलीं जब 1555 में हुमायूं ने दिल्ली वापस जीत ली। लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ठीक अगले ही साल 1556 में सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की अचानक मृत्यु हो गई, और बस इसी एक घटना ने सिंहासन की पूरी जिम्मेदारी 13 साल के उस बालक पर डाल दी। जाहिर है, उस उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालना आसान नहीं था। इसलिए शुरुआत में राज्य को स्थिर रखने के लिए अकबर को अपने संरक्षक बैरम खान पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ा। और गद्दी पर बैठते ही सबसे बड़ी चुनौती सामने आ खड़ी हुई। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। दांव पर पूरा का पूरा साम्राज्य लगा था। एक तरफ थे दिल्ली पर कब्जा जमाए अफगान सेनापति हेमू, और दूसरी तरफ बैरम खान और युवा अकबर की सेना। इस कांटे की टक्कर में आखिरकार अकबर की सेना जीती। इस निर्णायक जीत ने मुगल सत्ता की नींव को इतना पक्का कर दिया कि 1560 आते आते अकबर ने सत्ता की पूरी बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। भाग 2, मुगल साम्राज्य का विस्तार, यानी एक ऐसा सफर जहां वो विजित से विजेता बन गए। एक बार सत्ता हाथ में आने के बाद अकबर का विजय रथ ऐसा चला कि उसे कोई रोक नहीं पाया। 1568 में चित्तौड़गढ़ की वो ऐतिहासिक घेराबंदी, फिर 1573 में गुजरात की जीत, और उसके बाद 1574 से 1576 के बीच पूर्व में बंगाल तक मुगलों का झंडा लहरा गया। ये सिलसिला यहीं नहीं थमा। 1586 में कश्मीर और 1595 तक उन्होंने सिंध और अफगान क्षेत्रों को भी अपने कब्जे में ले लिया। देखते ही देखते उन्होंने साम्राज्य का आकार लगभग 3 गुना कर दिया था। पर यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। अकबर सिर्फ युद्ध के मैदान में तलवार चलाने वाले खूंखार योद्धा नहीं थे, वो एक बेहद चतुर और सुलझे हुए रणनीतिकार भी थे। एक तरफ उनकी सेना चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर जैसी भयंकर घेराबंदी कर रही थी, तो दूसरी तरफ वो अपनी कूटनीति से दोस्त बना रहे थे। खासतौर पर उनकी राजपूत विवाह नीति, जैसे आंबर की राजकुमारी जोधाबाई से उनका विवाह। इन कूटनीतिक गठबंधनों ने उन्हें जो राजनीतिक और सैन्य समर्थन दिया, उसने मुगल साम्राज्य को अंदर और बाहर दोनों तरफ से अभेद्य बना दिया। भाग 3, प्रशासनिक और आर्थिक सुधार। कैसे उन्होंने एक सुचारू रूप से चलने वाले राज्य का निर्माण किया। अकबर की असली महानता सिर्फ उनके जीते गए इलाकों में नहीं, बल्कि उनके चलाए गए सिस्टम में थी। 1571 में उन्होंने मनसबदारी प्रणाली लागू की। सच कहूं तो ये एक प्रशासनिक मास्टर स्ट्रोक था। इसमें हर सैन्य और नागरिक अधिकारी को एक मनसब यानी एक रैंक दे दिया गया। इसी रैंक से तय होता था कि उस अधिकारी को कितनी फौज रखनी है और उसका वेतन क्या होगा।
इससे हुआ ये कि हर कोई सीधे सम्राट के प्रति जवाबदेह हो गया और साम्राज्य में विद्रोह की गुंजाइश ना के बराबर रह गई। इसके ठीक बाद एक और ऐसा कदम उठाया गया जिसने पूरे साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की तस्वीर ही बदल दी, जब्त प्रणाली। अकबर ने अपने तेज तर्रार वित्त मंत्री राजा टोडरमल के साथ मिलकर टैक्स का यह नया सिस्टम बनाया। अब अंदाजे से टैक्स नहीं लगता था, बाकायदा जमीन को नापा जाता था और फसल की असली पैदावार देखकर टैक्स तय होता था। इससे किसानों को भी राहत मिली और अर्थव्यवस्था में एक जबरदस्त स्थिरता आई। प्रशासन और पैसों के साथ साथ अकबर ने समाज को सुधारने पर भी काफी जोर दिया। गैर मुस्लिमों पर लगने वाले जजिया कर को पूरी तरह से हटा देना उस दौर में ये एक बहुत ही क्रांतिकारी और साहसिक कदम था। इसके अलावा उन्होंने सती प्रथा को रोकने की कोशिश की, विधवाओं की दोबारा शादी को बढ़ावा दिया और बाल विवाह रोकने के लिए शादी की कानूनी उम्र बढ़ा दी। पूरे विशाल साम्राज्य को प्रांतों या सूबों में बांटकर वहां सूबेदार बिठाए गए। पूरा का पूरा सिस्टम एकदम चुस्त और केंद्रित हो गया था। भाग 4, धार्मिक सहिष्णुता और संस्कृति। युद्ध के मैदान से दूर एक दार्शनिक राजा का स्वरूप। अब उनके साम्राज्य को जो चीज सबसे खास बनाती है वो है उनकी एक बेहद अहम सोच, सुलह एक कुल, जिसका सीधा सा मतलब था सार्वभौमिक शांति या यूनिवर्सल पीस। यही वो मार्गदर्शक सिद्धांत था जिसने उन्हें पूरे साम्राज्य में सभी धर्मों के बीच सद्भाव और भाईचारा कायम करने के लिए प्रेरित किया। और इस सुलह ए कुल का सबसे जीता जागता सबूत था फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना। 16वीं सदी की दुनिया में जरा सोचिए, एक ऐसा बैठक घर जहां हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी और ईसाई धर्मों के विद्वान एक छत के नीचे बैठते थे और धर्म व दर्शन पर लंबी गहरी बहसें करते थे। बौद्धिक और वैचारिक आज़ादी का ये एक ऐसा मंच था जिसकी उस वक्त कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। इन्हीं लंबी चर्चाओं और बहसों से 1582 में दीन-ए-इलाही की शुरुआत हुई, जिसे एक दिव्य धर्म कहा गया। दरअसल ये कोई पारंपरिक धर्म नहीं था, बल्कि कई अलग अलग धार्मिक दर्शनों से निकाली गई अच्छी बातों का एक मिश्रण था। इसमें सूर्य की उपासना को बढ़ावा दिया गया, जानवरों की बलि पर रोक लगाई गई और शाकाहार को प्रोत्साहित किया गया। हाँ, ये बात सच है कि इसे बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं अपनाया, लेकिन ये इस बात का प्रतीक जरूर था कि अकबर समाज में एक ऐसा सामंजस्य चाहते थे जहां धर्म के नाम पर दूरियां न हों। इन सब के बीच कला और संस्कृति का तो मानो एक स्वर्ण युग ही आ गया था। लाल बलुआ पत्थर से बना उनका शानदार शहर और राजधानी फतेहपुर सीकरी आज भी वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। और उनके दरबार की रौनक बढ़ाते थे वो मशहूर नौरतन, जिनमें संगीत के उस्ताद तानसेन, अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर बीरबल और अकबरनामा लिखने वाले महान विद्वान अबुल फजल शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने बाहरी दुनिया से भी संपर्क बढ़ाए और पुर्तगालियों के साथ नए कूटनीतिक रिश्ते कायम किए। कमाल की बात है ना, एक इंसान जो खुद कभी किताब नहीं पढ़ पाया, उसके संरक्षण में ज्ञान और कला इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गई। भाग 5, अंतिम वर्ष और स्थायी विरासत। एक महान युग का अंत। समय का पहिया आगे बढ़ा और 1590 के दशक के बाद चीजें थोड़ी मुश्किल होने लगी। अकबर की सेहत गिरने लगी थी और सबसे बड़ा दुख उन्हें मिला अपने ही उत्तराधिकारी बेटे सलीम, जिन्हें हम जहांगीर के नाम से जानते हैं, उनसे बढ़ते राजनीतिक तनाव के रूप में। आखिरकार इन पारिवारिक और राजनीतिक उलझनों के बीच 27 अक्टूबर 1605 को 63 साल की उम्र में फतेहपुर सीकरी में इस महान युग का अंत हो गया और उन्हें सिकंदरा में दफनाया गया। अकबर के लिए अक्सर कहा जाता है कि सच्ची महानता तलवार से नहीं बल्कि दिल और दिमाग से आती है, और ये बात उन पर पूरी तरह सटीक बैठती है। अपनी प्रशासनिक सूझबूझ, दूरदर्शिता और सबको साथ लेकर चलने की कला से उन्होंने आधुनिक भारत की रूपरेखा तैयार की थी। तो इस पूरी चर्चा के बाद आपके सोचने के लिए एक अहम सवाल छोड़ जाते हैं। 16वीं शताब्दी में अकबर ने विविधता में एकता का जो सपना देखा था और जो नीतियां बनाई थीं, क्या वो आज के हमारे इस आधुनिक दौर में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं? एक ऐसे समय में जब समाज को बांटने वाली कई ताकतें मौजूद हैं, उनका सबको साथ लेकर चलने का विजन हमें आज भी बहुत कुछ सिखा सकता है। इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।